Hello students, here we are going to discuss about the industry and trade topic in Indian Economic Development CBSE class 12. Under this topic I am discussing here trade policy import substitution. We know that India got freedom in 1947 and Indian government started uh, industrial development in India, promoting industries in India in the leadership of public sector as front row. यानी पब्लिक सेक्टर ही मेन रोल प्ले करेंगे और प्राइवेट सेक्टर्स इधर उधर कुछ छोटे छोटे बिजनेस करेंगे, लेकिन बड़ा इकोनॉमिक बदलाव प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर को करना था। उसमें IPR 56 हम लोगों ने पहले आप देखोगे ऑडियो वीडियो, वहाँ मैंने IPR 56 और उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा के बारे में चर्चा किया था। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट trade policy import substitution. The industrial policy that we adopted was closely related to the trade policy. भारत में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुआ वो उसका गहरा संबंध ट्रेड पॉलिसी से था। इन द फर्स्ट 7 प्लान्स, भारत के जो पहले 7 पंचवर्षीय योजना थे, ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड। पहले 7 पंचवर्षीय योजना में हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड था, मतलब कि हम अपनी इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को कैसे देश में बेचे, ये अप्रोच था। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसका मतलब हुआ कि हम धीरे धीरे विदेशों से इंपोर्ट को बंद करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे और अपने देश में ही इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी कि अपने होम नीड्स को हम फॉरेन से इंपोर्ट ना करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को बेच करके करेंगे। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, व्हाट डू मीन बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स प्रोड्यूसिंग such and such quantities and in that much quantities within India that we are not importing any goods from foreign. Instead, we are fulfilling our home demand of our own. This is called import substitution. This policy aimed at replacing or substituting imports with domestic production. धीरे धीरे सरकार कैसे विदेशों से इंपोर्ट करना बंद करे और अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाए, ये अप्रोच था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। In this policy, the government protected the domestic industries from foreign competition. Protection from import took two forms: tariffs and quotas. हाँ, मतलब भारत सरकार भारतीय इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाती थी, प्रोटेक्टिव मेजरीज अपनाती थी कि कैसे भारतीय इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाए, फॉरेन से इम्पोर्ट्स न हो ज़्यादा। उसके लिए गवर्नमेंट दो तरीका, एक टैरिफ और एक कोटा। टैरिफ का मतलब कि टैक्स रेट बढ़ा देती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती थी। कोटा क्वांटिटी फिक्स कर देती थी कि हम अगर कोल फॉरेन से मंगा रहे तो इतना मेट्रिक टन से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, अगर हम प्याज बाहर से मंगा रहे तो इतना मेट्रिक टन से ज़्यादा नहीं मंगाए, अगर हम रेल के डब्बे बाहर से मंगा रहे तो हम इतने डिब्बा से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। उसका क्वांटिटी कोटा मतलब क्वांटिटी टन, लीटर, मीटर एक्सेट्रा यूनिट फिक्स करते हैं। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ आर अ टैक्स और ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। और अगर किसी फॉरेन से आने वाले गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे, तो गुड्स महंगा हो जाता है और 10 रुपये का चीज़ हो सकता है इंडियन मार्केट में 30 रुपये में बिके। तो ऐसे में जो इंडियन कस्टमर्स हैं उस फॉरेन गुड्स के, वो उसको अवॉइड करते, स्किप करते हैं, ना परचेज करें। कोटाज specify the quantity of goods which can be imported. The effect of tariffs and quotas is that they restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition. मतलब कोटा, हम किसी भी गुड्स का फॉरेन से कितना मंगाएंगे उसका एक क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं, इतना टन, इतना लीटर, इतना मीटर, इतना क्विंटल एक्सेट्रा, इतने पीसेस। तो इससे क्या होता है, फॉरेन से उससे ज़्यादा पीसेस नहीं आ सकती है, तो ऐसे में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को मौका मिलता है कि वो ज़्यादा यूनिट बना करके होम डिमांड को फुलफिल
करे। The policy of protection is based on the notion that industries of developing countries are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. हाँ, ये जो प्रोटेक्टिव मेजरीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए दुनिया भर में लाया जाता था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है दुनिया में, जो अभी नया नया इंडस्ट्रीज में हाथ लगा रही हैं, ऐसे देशों को कि इंडस्ट्रीज को अगर बचाया नहीं गया तो फॉरेन से जो ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, वहाँ से कम रेट पर बने हुए अच्छे क्वालिटी के गुड्स अगर उस मार्केट में घुसेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो नहीं बिक पाएंगे। तो उनको बचाने के लिए ये प्रोटेक्टिव मेजर्स के रूप में टैरिफ पॉलिसी और कोटा पॉलिसी अप्लाई किया जाता था। इट इज़ अज्यूम दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड दे विल लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। ऐसा माना जाता है, ऐसा सरकार मानती थी कि जब तक हम लोग इस प्रोटेक्टिव तरीके से अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाएंगे तो कुछ दिनों में वो धीरे धीरे फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से इंडस्ट्री से लड़ने लायक हो जाएंगी। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सरकार का ये जो कोशिश था कि पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम सेक्टर रखा, कम इलाका रखा, फॉरेन से इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए क्या कहते हैं उसको, टैरिफ पॉलिसी या कोटा सिस्टम सब लगाया, और प्राइवेट सेक्टर्स को बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत आसानी से छूट दे देते थे, बाकी एरिया में नहीं छूट मिलता था। तो ये सब जो सरकार का ये जो पॉलिसी था, इसका क्या असर पड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, देखते हैं। द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड। पहले 7 पंचवर्षीय योजना तक हम ठीक कह सकते हैं कि चलो भाई भारत का जो कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था संतोषजनक था। The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1951 to 24.6% in 1991। जो पूरे जीडीपी में 1950 से 51 में करीब 11.8% था इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, वो 1990-91 आते आते 24.6% हो गया, तो बढ़ा। The rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development। ये जो 11.8 से 24.6 हो गया, ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि नहीं देखो भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में हो रहे थे। The 6% annual growth rate of the industrial sector during the period of commendable। और उस समय में सालाना इंडस्ट्रीज 6% के दर से बढ़ रहे थे, जो कि प्रशंसनीय था। तीसरा, no longer was Indian industry restricted largely to cotton, textiles and jute। In fact, the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to public sector। और भारत का जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे वो सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट तक ही सीमित नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के कारण जो सरकार का डिसीजन था, नेहरू जी की सरकार का, उसके कारण 1990 आते आते हम लोग बहुत तरह के इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर के डिक्लाइन में, पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, माइंस में, सभी सेक्टर में, पेट्रोलियम में, रिफाइनरीज में, सभी सेक्टर में भारत सरकार, स्टील अथॉरिटी में, सेल, बहुत सारे क्षेत्र में भारत सरकार, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, मैंने इमेंस लाइन थे जिसमें पब्लिक सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, विविध क्षेत्र में उनका प्रोडक्शन हुआ। The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business। हाँ, और ये जो छोटे छोटे बिजनेस एसएसआई खोलने का मौका मिला, ऐसे में वो लोग जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए, वो एसएसआई बिजनेस खोल करके, छोटा छोटा बिजनेस शुरू करके अपने आप को एस्टैब्लिश किए। Protection from foreign competition enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could have not been developed। हाँ, और ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स था भारत का, टैरिफ पॉलिसी और कोटा पॉलिसी से फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट को यहाँ आने से रोकना या कम से कम आने देना, इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ही बचाव मिला और वो खड़ा हो पाई। हाँ, ये ठीक बात है कि जितना आगे बढ़ी उतना नहीं बढ़ी, बट वो जो अपना एक बेस तैयार करी वो इस प्रोटेक्टिव मेजर्स के कारण ही था। In spite of the contribution made by the public sector to the growth of the Indian economy, some economists are critical of the performance of many public sector enterprises। हालांकि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वो 11.8 से 24.6 तक चला गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, और कैसे तरह तरह के वैराइटीज़ ऑफ
पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडिया में, बट फिर भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मत है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर भारत में जितना इनको बचाया गया, जितना इनको प्रोडक्शन दिया गया, जितना इनको रिसोर्सेज दिया गया, उस हिसाब से इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतना ये पैर नहीं पसार पाए, उतना ये कॉम्पिटिशन में नहीं आ पाए. The point is that after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between what the public sector alone can do, what the private sector can also do. मतलब ये जो 40-45 साल तक प्लानिट डेवलपमेंट से इंडिया का हुआ, उसमें ये बात नहीं सरकार समझ पाई कि जो पब्लिक सेक्टर कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है. सरकार पहले से सोच के बैठी थी कि नहीं, ये पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है और ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था. Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close the government undertaking even if it is in drain on the nation's limited resources. हाँ, और बहुत सारे मिसमैनेजमेंट के कारण, करप्शंस के कारण, लाल फीताशाही के कारण कहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण कहिए, सबसे बड़ा बात करप्शन के कारण कि मैनी पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे भारत की सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, लेकिन उस घाटे में भी सरकार को चलाना पड़ता था क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी. और अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी सरकारी संस्था को बंद कर दे तो फिर हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, इसलिए उस पब्लिक सेक्टर को लॉसेस में भी सरकार को चलाना पड़ता था. दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल. इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट ही करते, उनको भी लॉसेस होता है. However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses. हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का मतलब है कि अगर वो किसी बिजनेस को कर रहे हैं और अगर उसमें ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें अपने रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करते, तुरंत उस बिजनेस को बंद करते हैं जो उनके बस का नहीं है और उस रिसोर्सेज को किसी दूसरे बिजनेस में लगाते हैं. ये पब्लिक सेक्टर में नहीं हो पाता है. The need to obtain a license to start an industry was misused by industrial houses. A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms. मतलब the need to obtain a license to start an industry was misused by, हाँ, ये जो अगर लाइसेंस मिलता था ये आप ये इंडस्ट्री शुरू करो, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस ने इसका मिसयूज किया. बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो लाइसेंस would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms. बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए लाइसेंस लेते थे कि कोई कॉम्पिटिटर उनके बगल में आकर के कोई नया बिजनेस ना खड़ा कर दे. तो ये गेम चल रहा था. The excessive regulation of what come to be called the permit license raj prevented certain firms from becoming more efficient. और ये जो लाइसेंसी राज आ गया कि जिसको लाइसेंस मिलेगा वो काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं. इसके कारण क्या हुआ, जो एफिशिएंट बिजनेस हाउसेस थे वो अपने आप को करप्शंस के कारण सेवा नहीं दे पा रहे थे और उनकी सेवा देश को नहीं मिल पाई. मोर टाइम वाज स्पेंट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट टू ऑब्टेन लाइसेंस और लॉबी विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज रादर देन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स. और बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो भी भारत में उसमें प्राइवेट हाउसेस खड़े थे, वो हमेशा उनका समय और दिमाग मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कन्विंस करने में, खुश करने में चला जाता था, अपना दबदबा बनाने में चला जाता था, जिसके लिए उनको घूस इत्यादि भी देना पड़ता था जो कि रिपोर्ट में नहीं आता था. जबकि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को समर्पित होकर के अपने प्रोडक्ट में, अपने इंडस्ट्री में ध्यान देना चाहिए था, ये वो नहीं कर पा रहे थे. The production from foreign competition is also being criticized on the ground that it continued even after it proved to be more the harm than good. मतलब और ये जो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपनी से बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिया गया, वो भी उसका भी बुराई किया गया, क्योंकि हम कब तक बच्चे को रोक के अपने घर में रख करके उसको अच्छा कर देंगे. उसको ओपनली खेलने निकलने देना पड़ेगा, चोट लगेगा, गिरेगा, पड़ेगा, तभी जा कर के अच्छा बनेगा. तो हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कॉम्पिटिटर से बचा कर करके उनके स्टैंडर्ड को नीचे रखा, उनके कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया और उनको जितना डेवलप करना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया. ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड. The producers were aware that they had a captive market, so they had no incentive to improve the quality of their goods. हाँ,
और ये जो फॉरेन से इम्पोर्ट्स मना था या रिस्ट्रिक्शंस था, इसके कारण इंडियन कंज्यूमर्स को भारतीय प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गुड्स ही जिस दाम में मिले जैसा मिले खरीदना पड़ता था। और इंडियन प्रोड्यूसर्स जो पब्लिक सेक्टर थे खासकर, वो ये सोचते थे कि हाँ भाई हम जो बनाएंगे तो बिकेगा ही, इसीलिए वो अपने क्वालिटी, अपने टैलेंट, इनोवेशंस, ये सब पर ध्यान ही नहीं देते थे। A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of the nation. और सही बात है। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी ये विचार था कि भाई देखो, पब्लिक सेक्टर का मतलब तो सेवा, जनता की सेवा करना, वो तो लाभ करने के लिए है नहीं, इसीलिए पब्लिक सेक्टर ज़्यादा क्यों रखे। The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of the people and not on the profits they are. इसलिए पब्लिक सेक्टर का एनालिसिस वो कितना वेलफेयर लोगों का कल्पना कर रहे हैं उस हिसाब से देखना चाहिए, ये नहीं कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। Regarding protection, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations could do so. Continue to do so. Owing to all these conflicts, economists called for a change in our policy. मतलब दुनिया के बहुत सारे रिच नेशंस थे जो अपने देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते थे, फॉरेन से इंपोर्ट नहीं होने देते थे। तो जो दुनिया का अमीर देश कोटा सिस्टम और टैरिफ सिस्टम का सहारा लेकर के अपने देश की इंडस्ट्री को बचाते थे, वही सहारा हमारे देश के सरकारों को भी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए लेना चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा दिखा नहीं जितना होना चाहिए था, इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट का सुझाव था कि उसमें बदलाव होना चाहिए। तो फाइनली क्या कंक्लूजन है कि जो इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के थ्रू से आगे बढ़ा गया था वो ठीक है, हम लोगों ने बहुत डाइवर्सिफिकेशन किया, बहुत ही ग्रोथ किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सब क्षेत्र में हम लोगों ने विकास किया, लेकिन जितना विकास करना था नहीं किया, क्योंकि ह्यूज करप्शन थे, ह्यूज मिसमैनेजमेंट था। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद लोग उसको अपना सोचते थे कि मेरी नौकरी तो छूटने वाली है नहीं, इसलिए चाहे मैनेजर हो या नीचे चपरासी हो, सभी कोई भी अपना काम ढंग से नहीं करता था। और उसमें उस पर से जो ट्रेड यूनियन था, लाल फीताशाही थी, वो सारे इंडस्ट्रीज़ को चौपट कर दिया। कंक्लूजन, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वॉज इम्प्रेसिव इंडीड। मतलब पहला 7 पंचवर्षीय योजना तक देश में सब कुछ मोटे तौर पर ठीक ठाक रहा। आवर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय हम जो इंडस्ट्रीज़ में जिस स्थिति से थे उससे काफ़ी आगे तरक्की कर गए। हमारे देश में तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ हो गए। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। और ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण भारत एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन एबोल्यूशन ऑफ द हेटेड जमींदारी सिस्टम। और घृणा से भरा हुआ जो गंदा जमींदारी सिस्टम था वो लैंड रिफॉर्म्स के कारण हट गया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया। हाउएवर मैनी इकोनॉमिस्ट बिकेम डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट पब्लिक सेक्टर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। Excessive government regulation prevented growth of entrepreneurship. In the name of self-reliance, our producers were protected against foreign competition, and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produced. मतलब गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था कि लाइसेंस मिलने पर ही कोई प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। इससे जो प्राइवेट लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप था, उसका उतना डेवलपमेंट देश पे नहीं हो पाया और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू से ही डेवलपमेंट हो गया, जहां लाल फीताशाही, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस जोरों पर था। और सेल्फ रिलायंस के नाम पर प्राइवेट सेक्टर्स को कभी प्रमोट नहीं होने दिया गया और पब्लिक सेक्टर्स उस प्रोटेक्टिव मेजर्स का ठीक ढंग से ऑनेस्टी के साथ फ़ायदा नहीं उठाते थे। Our policies were inward oriented and so we failed to develop a strong export sector. और हम लोग सिर्फ अंतर्मुखी रह गए, मतलब हम अपने आप को खड़ा करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अपने देश में बिक जाएगा, यहीं तक सीमित रहे। ये दिमाग में नहीं था कि हम अप्रोच नहीं था कि हम धीरे धीरे अपने देश के डोमेस्टिक नीड्स को फुलफ़िल करके इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं कि फ़ॉरेन को भी एक्सपोर्ट कर सके। इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ख़राब रहा और इसीलिए मजबूरन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बदलाव आया 1991 में, जिसको अलग से अगले सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका एक अलग चैप्टर ही हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, NEP का।
थैंक यू। इसको पढ़िए अपने बुक से, अपने सिलेबस से। इस ऑडियो को भी बार बार सुनिए, इसमें लिखा हुआ उसको देखिए और अपने बुक से पढ़ के समझ के क्वेश्चन आंसर्स बनाइए, नोट्स बनाइए, उसको रटिए, मगअप कीजिए।